पिछले क्लास में हमने पोषण पे बात किया था, तो फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए बेसिकली पोषण है क्या। पोषण जटिल रूप के भोजन को सरल रूप में तोड़ना और फिर इस सरल रूप के भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक। अब जटिल रूप के भोजन को सरल रूप के भोजन में तोड़ने का काम कौन करता है? एंजाइम करता है। एंजाइम जटिल रूप के भोजन को सरल रूप के भोजन में तोड़ देगा और ये सरल रूप के भोजन से ऊर्जा बन जाएगा। हमको अगर मनुष्य में बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ऊर्जा बनता है। ठीक। तो एक कोशिकीय जीव में जो पोषण का काम था बहुत आसान था, क्योंकि एक कोशिकीय जीव का शरीर ये कई प्रकार की कोशिका से मिलकर बना हुआ है। उसका वही कोशिका भोजन ग्रहण करता है, वही कोशिका भोजन को पचाता है, वही कोशिका उसे उस ऊर्जा बना के दे देता है। ठीक। लेकिन अगर मनुष्य की बात किया जाए तो मनुष्य का भोजन बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसका मनुष्य का जो पाचन है बहुत ही जटिल है। इसमें भोजन ग्रहण करने का काम किसी और का, उसको भोजन को सरल जटिल रूप से सरल रूप में तोड़ने का काम किसी और का, फिर उस सरल रूप के भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम किसी और का। तो इसमें बहुत सारा प्रोसेस आ जाता है। ठीक ना। तो हम समझते हैं कि मानव में पोषण है क्या। तो आज हमारा टॉपिक है मानव में पोषण। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव में पोषण। देखिए मानव में पोषण, हम लोग जानते हैं कि मानव का शरीर बहुत जटिल रूप है। मानव में हम लोग मुख गुहा से क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं। उसके बाद पाचन क्रिया कहाँ पे होता है? पेट में। उसका अवशोषण होता है, उस भोजन को कोशिका तक पहुँचाया जाता है, कोशिका में ऑक्सीजन पहुँचाया जाता है, फिर इस ऑक्सीजन और पचे हुए भोजन को मिला के ऊर्जा बनाया जाता है। तो ये लंबा प्रोसेस हो जाता है मनुष्य में। ठीक ना। तो अगर मनुष्य में पोषण को चरणों में बांट दिया जाए, क्लासीफाई किया जाए, तो देखा जाए कितने चरण में आता है। देखिए मनुष्य में पोषण की बात किया जाए तो सबसे पहले होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को खाना। अंतर्ग्रहण के बाद आता है पाचन। ठीक। पाचन मतलब भोजन को पचाना। पाचन के बाद आता है इस पचे हुए भोजन को अवशोषण करना। अवशोषण। ठीक। अब इस अवशोषित भोजन से ऊर्जा बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं स्वांगीकरण। ठीक। स्वांगीकरण बेसिकली पचे हुए भोजन को ऊर्जा बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं स्वांगीकरण। ठीक। अब देखिए स्वांगीकरण के बाद क्या आता है? स्वांगीकरण के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है जो मनुष्य के शरीर में पचते नहीं हैं, उन अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना कहता है मल परित्याग। ठीक। तो मनुष्य में जो पोषण का प्रोसेस है ये इन 5 चरणों में पूरा होता है। अंतर्ग्रहण, खाना, उसके बाद उसको पचाना, पाचन कहलाता है। पाचन के बाद अवशोषण मतलब पचे हुए भोजन को अवशोषित करना और उस अवशोषित करके उसको भोजन को कहाँ पे पहुँचाना? कोशिका में पहुँचाना। ये प्रोसेस कहलाता है अवशोषण। ठीक। अब उस पचे हुए भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करना कहलाता है स्वांगीकरण। ये स्वांगीकरण की क्रिया कहाँ पे होगी? स्वांगीकरण की क्रिया कोशिका में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया के पास होती है, या स्वांगीकरण की क्रिया। ठीक। स्वांगीकरण के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है शरीर में, उस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? मल परित्याग। तो मनुष्य में जो पोषण है वो इन 5 चरणों में पूरा होता है। ठीक। मनुष्य का अगर पोषण समझना है तो इन 5 चरणों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक ना। अब देखिए मनुष्य में अंतर्ग्रहण तो हम लोग को उसको समझना नहीं है, क्योंकि भोजन खाना लिए खा गए, ये कहाँ कहलाएगा? अंतर्ग्रहण कहलाएगा। लेकिन अंतर्ग्रहण में कुछ नहीं समझना है। समझना क्या है? हमें पाचन समझना है। ठीक। तो पाचन को कैसे हम समझते हैं? देखिए पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? पाचन की क्रिया मुख गुहा से स्टार्ट होती है। मुख गुहा के बाद आहार नाल से होते हुए आमाशय में पहुँचती है। आमाशय में एंजाइम से उसका फाइट होता है, जिसमें जटिल रूप का भोजन सरल रूप में टूटता है। फिर उसका छोटी आंत में पहुँचती है। छोटी आंत में थोड़ा पचता है। पचने के बाद उसका अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद उसको कोशिका में भेजा जाता है। कोशिका उसको माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन को लेके माइटोकॉन्ड्रिया क्या बना देता है? ऊर्जा बना देता है। तो ऊर्जा बनाने का प्रोसेस को स्वांगीकरण कहते हैं। उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको शरीर से बाहर निकाल देना, ये पूरा प्रोसेस होता है मनुष्य के अंदर। ठीक है।
तो अगर मनुष्य में पाचन की बात की जाए, मनुष्य में पाचन की बात की जाए, देखिए पाचन, तो मनुष्य में पाचन, देखिए पाचन क्या कहलाता है? पाचन, पाचन तंत्र पहले समझ लीजिए, पाचन तंत्र, पाचन समझ लीजिए, भोजन को पचाना ही क्या कहलाता है? पाचन। पाचन तंत्र क्या कहलाता है? पाचन तंत्र को कह देंगे कि जिन पाचन तंत्र भोजन को पचाने के लिए जिन जिन अंगों की जरूरत होती है, उन सभी अंगों को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? पाचन तंत्र। मतलब भोजन को पचाने के लिए जितने भी अंग जरूरी हैं शरीर के अंदर, उन सारे अंगों को अगर एक तरीके से नाम दिया जाए तो क्या बोल सकते हैं? उसको पाचन तंत्र बोल सकते हैं, ठीक ना। तो पाचन तंत्र की बात की जाए तो पाचन तंत्र बेसिकली होता किसके द्वारा है? आहार नाल। किसके द्वारा? आहार नाल, आहार नाल, ठीक। आहार नाल के द्वारा ही पाचन होता है, आहार नाल, ठीक। अब देखिए आहार नाल है क्या? आहार भोजन को पचाने के लिए जितने भी अंग है, उन सारे अंगों को सम्मिलित रूप से आहार नाल बोला जाता है। भोजन को पचाने के लिए जितने भी अंग हैं शरीर में, उन सारे अंगों को अगर सम्मिलित रूप से वो एक नाम दिया जाए तो उसको हम आहार नाल कहते हैं, ठीक ना। आहार नाल की लंबाई पूछा जाए, लेंथ, तो आहार नाल की लंबाई होता है 32 फीट। 32 फीट होता है पूरा आहार नाल की लंबाई, ठीक। अब इस आहार नाल में आते क्या क्या है वो देख लिया जाए। तो देखिए आहार नाल, पाचन की क्रिया स्टार्ट कहाँ से हो जाती है? मुख से। तो सबसे पहले इसमें आएगा अंग मुख गुहा। मुख गुहा, मुख मतलब मुख, गुहा मतलब छिद्र, मतलब ये एक मुख का जो छिद्र उसी को बोलते हैं मुख गुहा, ठीक। पाचन की क्रिया मुख गुहा से स्टार्ट होती है। मुख गुहा के बाद ये भोजन जो होता है ग्रास नली के माध्यम से, मुख गुहा के बाद ग्रास नली, ग्रास नली, ग्रास नली के सहारे भोजन कहाँ पे उतर जाता है? आमाशय में, यानी कि पेट में उतर जाता है, ठीक ना। तो ग्रास नली के बाद कहाँ पे चला जाएगा? ग्रास नली के बाद ये पहुँच जाएगा, कहाँ मिट जा रहा है, ग्रास नली के बाद ये पहुँच जाएगा आमाशय में, ठीक। आमाशय, आमाशय में इसका सबसे पहले आमाशय में इस भोजन के ऊपर HCl का छिड़काव होता है। HCl क्या करता है कि जो भोजन में जो कीटाणु पहुंच जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, उनको नष्ट कर देता है HCl। और भी HCl का काम क्या है? भोजन को अम्लीय कर देता है, ठीक। HCl के प्रभाव के बाद आगे जैसे ही भोजन बढ़ेगा तो जठर रस का स्राव होता है भोजन के ऊपर। जठर रस में थोड़ी बहुत पाचन की क्रिया होती है। उसके बाद भोजन आमाशय से निकल के कहाँ पहुँच जाता है? आमाशय से निकल के छोटी आंत में पहुँच जाता है, छोटी आंत। छोटी आंत, छोटी आंत को ही क्षुद्रांश बोलते हैं, क्षुद्रांश। अब देखिए भोजन का पूर्ण रूप से पाचन, भोजन का ध्यान से सुनिएगा, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होगा। और पचे हुए भोजन का पाचन के बाद क्या होता है? अवशोषण। तो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन भी छोटी आंत में होगा और पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में ही होगा। पूर्ण रूप से पाचन भी छोटी आंत में और पचे हुए भोजन का अवशोषण भी कहाँ पे होगा? छोटी आंत में होगा, ठीक ना। अब छोटी आंत से निकल के भोजन पहुँच जाता है बड़ी आंत में, भोजन पहुँचेगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत को बृहद्रांश बोलते हैं, बृहद्रांश, बृहद्रांश। भोजन जैसे ही छोटी आंत से निकलेगा कहाँ पे पहुँच जाएगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में काम क्या होता है? बड़ी आंत में जो भोजन जो अपशिष्ट पदार्थ है उनसे जल का अवशोषण हो जाता है बड़ी आंत में। और जल के अवशोषण के साथ साथ बड़ी आंत में ही उस अपशिष्ट पदार्थ में म्यूकस मिला दिया जाता है ताकि वो स्मूथ यानी कि चिपचिपा बना रहे, जिससे हमें मल परित्याग में आसानी हो पाए। और उसमें बिलिरुबिन मिलाया जाता है ताकि मल का जो रंग हो वो पीला हो सके। तो वो बड़ी आंत में होती है क्रिया। बड़ी आंत के बाद ये गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है, गुदा द्वार। बड़ी आंत के बाद गुदा। तो ये सारे अंग हो गए, ये सारे अंग हो गए जो पाचन में सहायक होते हैं। ये सारे अंग हो गए जो पाचन में सहायक होते हैं।
और इन्हीं सभी अंगों को सम्मिलित रूप से एक नाम दिया जाए तो आहार नाल या पाचन तंत्र इन्हीं को ही बोला जाएगा। सारे अंगों को सम्मिलित रूप से आहार नाल या पाचन तंत्र इन्हीं अंगों को एक नाम दिया जाए तो आहार नाल कह सकते हैं या फिर पाचन तंत्र कह सकते हैं, ठीक है। अभी तो ये अंग हो गए। अंग के अलावा भी पाचन में कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जो एंजाइम का स्राव करती हैं, तो ग्रंथियों के बारे में भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आगे पाचन की क्रिया, ठीक है। तो देखिए पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख गुहा से। पाचन मुख गुहा से स्टार्ट होता है। मुख गुहा, पाचन मुख गुहा से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण के बाद भोजन में पाचन स्टार्ट हो जाता है और पाचन की क्रिया मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। और मुख गुहा में क्या काम क्या होता है? देखिए मुख गुहा में 3 चीज़ें पाई जाती है। दांत हो गया, जीभ हो गया और लार ग्रंथि। ये 3 चीज़ कहाँ पे होती है? मुख गुहा में। देखिए मुख गुहा में दांत हो गया, जीभ हो गया और लार ग्रंथि। दांत, जीभ और लार ग्रंथि पाई जाती हैं मुख गुहा में। दांत का काम क्या है? दांत का काम ये है कि अगर भोजन खा रहे हैं, भोजन को बड़े रूप से छोटे छोटे रूप में तोड़ना ही दांत का काम है। क्योंकि मान लीजिए जो हमारी ग्रास नली है वो पतली है, अगर हम बड़ा सा भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो वैसे ही थोड़ी ना आमाशय में पहुंच जाएगा, उसको पहले छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना होता है। तो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का काम कौन करता है? दांत करता है, ठीक। दांत के बाद आता है जीभ। जीभ का काम क्या है? जीभ का जनरली काम क्या है? जीभ जो है टेस्ट बताता है, ठीक। जीभ में पाए जाते हैं टेस्ट बर्ड, वो तो टेस्ट बताते हैं। देखिए आप लोग ज़्यादा डीप में मत जाइए क्योंकि आपको हाई स्कूल का तैयार करना है, तो हाई स्कूल उतना डीपली नहीं हो जाएगा। अगर हम डीपली बताएं भी तो हम जो वही चीज़ लिखवाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। डीपली चीज़ को केवल बोल देंगे, उसको आप सुन लीजिएगा, बस उसका काम क्या है ये आप समझ लीजिएगा। तो डीपली चीज़ को नोट मत करिएगा, ठीक। तो जीभ में पाए जाते हैं टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड की सहायता से हम क्या करते हैं? टेस्ट बताते हैं। और जीभ का सेकेंडरी काम क्या करता है? जीभ जो है, जिसे मान लीजिए लार का स्राव, भोजन आया, अब भोजन पे लार का स्राव हो गया, इस लार और भोजन को बढ़िया रूप से फेंटने का काम यानी कि मिला देने का काम कौन करता है? जीभ। जीभ ही लार और भोजन को बढ़िया रूप से मिला देने का काम ही जीभ करता है, ठीक। जीभ के बाद बात करते हैं लार ग्रंथि जो है, ये लार ग्रंथि, ठीक ना। तो लार ग्रंथि जो होती है ये 3 जोड़ा पाई जाती है, 3 जोड़ा, 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाई जाती है, ठीक ना। दिखाते हैं 3 जोड़ा लार ग्रंथि। ये देखिए 3 जोड़ा लार ग्रंथि। इन 3 जोड़ा लार ग्रंथि में सबसे बड़ा वाला ये ग्रंथि, इसको बोलते हैं पायरोटीड ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पायरोटीड। सबसे बड़ा वाला होता है पायरोटीड। पायरोटीड सबसे बड़ी वाली ग्रंथि पायरोटीड ग्रंथि होती है लार ग्रंथि में। दूसरी होती है सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर। और तीसरी होती है सबलिंगुअल। तीसरी वाली ग्रंथि जो होती है उसको बोलते हैं सबलिंगुअल। सबसे बड़ी वाली ग्रंथि पायरोटीड, उससे छोटी सबमैंडिबुलर और सबसे छोटी सबलिंगुअल। देखिए ये वाली जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ये है पैरोटीड ग्रंथि, ये वाली पैरोटीड ग्रंथि। ये वाले देखिए सबमैंडिबुलर, ये वाली ग्रंथि सबमैंडिबुलर और ये वाली ग्रंथि सबलिंगुअल। ये कुल मिला के 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती हैं जिनसे लार का स्राव होता है, ठीक ना। अब ये तीनों ग्रंथि से लार की बात की जाए तो प्रतिदिन 1.5 लीटर लार, प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का स्राव एक मनुष्य के द्वारा होता है, प्रतिदिन 1.5 लीटर लार, ठीक ना। अब ये देखिए जो सबसे बड़ी वाली ग्रंथि है यही है पैरोटीड ग्रंथि। कभी कभी ये पैरोटीड ग्रंथि कीटाणुओं के द्वारा संक्रमित हो जाती है और जब ये पैरोटीड ग्रंथि संक्रमित हो जाएगी तो ये फूल जाती है और उस फूलने को ही हम गलसुआ रोग कहते हैं। जब पैरोटीड ग्रंथि संक्रमित हो जाएगी कीटाणुओं के द्वारा तो ये क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। तो इस फूलने को ही हम क्या कहते हैं? गलसुआ कहते हैं, ठीक ना। देखिए अगर सांप की बात की जाए, सांप में जो ये पैरोटीड ग्रंथि है वो जहर को इकट्ठा करने का काम कौन करता है? सांप में पैरोटीड ग्रंथि ही सांप में जहर को इकट्ठा करता है, ठीक ना। तो ये था 3 जोड़ा लार ग्रंथि, ठीक ना। अब ये देखिए 3 जोड़ा लार ग्रंथि से 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। 3 जोड़ा लार ग्रंथि से 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, ठीक। चलो जी, तुम इधर।
ठीक ना। इन 3 जोड़ा लार ग्रंथि से 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, ठीक ना। देखते हैं एंजाइम, ठीक। सबसे पहला होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, ठीक ना। लाइसोजाइम का काम क्या है? लाइसोजाइम करता क्या है? देखिए, सबसे पहला हो गया लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? ये कीटाणुओं को मार देता है। ये कीटाणुओं को मार देगा, लाइसोजाइम कीटाणुओं को मार देता है, ठीक ना। जैसे देखिए, अगर हम रात को सो जाते हैं तो हमारे मुंह से लार का स्राव नहीं होता है, और जब लार का स्राव नहीं होगा तो मुंह में कीटाणु आ जाएंगे। तो इसीलिए सुबह उठ के हमें ब्रश करने की ज़रूरत पड़ता है। नहीं तो अगर दिन में भी लार ना निकले तो दिन में भी ब्रश करने का जरूरत पड़ेगा। तो लार ही क्या करता है? कीटाणुओं को मार देता है, ठीक ना। लाइसोजाइम के बाद दूसरा हो गया, दूसरा देखिए टाइलिन, और तीसरा डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज क्या करते हैं? टाइलिन और डाइस्टेज ये मंड स्टार्च मंड या स्टार्च, मंड या स्टार्च को शर्करा में बदल देते हैं। ये टाइलिन और डाइस्टेज मंड को शर्करा में बदल देते हैं। ये मंड, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब आगे डिस्कस करेंगे कि ये सब है क्या, ठीक ना। अभी आपको अगर मंड या स्टार्च समझना है तो समझ लीजिए कि जो आटा चालते हैं तो हम लोग जो भूसी निकलता है वो भूसी को ही मंड या स्टार्च बोलते हैं। ये जल्दी पचता नहीं है। जब इस मंड को शर्करा में चेंज कर दिया जाएगा तो शर्करा जल्दी पच जाएगा, तो इसीलिए इस मंड को शर्करा में चेंज किया जाता है। और शर्करा में चेंज करने का काम कौन करेगा? टाइलिन और डाइस्टेज, ठीक। चौथी होती है, चौथी म्यूलिन। ये म्यूलिन का काम कुछ नहीं है। म्यूलिन क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है। चिपचिपा जानिए, जैसे देखिए आहार नल की जो आंतरिक दीवारें होती है बहुत ही कोमल होती है। अगर उसमें कठोर भोजन जाएगा तो दीवारें क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी, या थोड़ा थोड़ा छिल जाएगा जिसको बोलते हैं। तो अगर छिल जाएगा दीवारें, आंतरिक दीवारें आहार नल की, तो कभी भी हम कुछ भी भोजन ग्रहण करेंगे तो वो वहाँ पे थोड़ा दर्द करने लगेगा, ठीक ना। तो वो दर्द नहीं कर, मतलब छिलना नहीं चाहिए आहार नल की आंतरिक दीवारें। तो भोजन को क्या करना पड़ेगा? चिपचिपा बना के आहार नल में डालेंगे। तो वो चिपचिपा बनाने का काम करेगा म्यूलिन। और जीभ भी क्या करता है? जीभ इस म्यूलिन और पूरे भोजन को मिला के क्या कर देगा? चिपचिपा बना देगा जीभ, ठीक। तो ये हो गया हमारा लार ग्रंथि, ठीक ना। लार ग्रंथि 3 जोड़ा थी। पाइरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी, उसके बाद सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। ये एक दिन में 1.5 लीटर लार का स्राव करती हैं, ठीक। अब ये देखिए, लार ग्रंथि से 4 तरीके के एंजाइम निकलते हैं। सबसे पहला लाइसोजाइम था। लाइसोजाइम क्या करता है? कीटाणुओं को मार देता है। दूसरा था टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज क्या करता है? मंड को शर्करा में परिवर्तित कर दिया जाता है, टाइलिन और डाइस्टेज, ठीक। अगला था म्यूलिन। म्यूलिन क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है, ठीक। तो ये पूरा कहानी था किसका? मुख गुहा का। अब मुख गुहा के बाद भोजन किस में पहुंचता है? मुख गुहा के बाद भोजन ग्रास नली के सहारे कहाँ पे पहुंच जाता है? आमाशय में, ठीक ना। तो मुख गुहा के बाद ग्रास नली की बात करते हैं, ठीक। तो देखिए ग्रास नली, ग्रास नली बेसिकली है क्या? ग्रास नली का भोजन के पाचन में कोई योगदान नहीं रहता है। ये क्या करता है? खाली समझिए एक पाइप है जो यहाँ मुख गुहा से भोजन को कहाँ पहुँचाता है? आमाशय में। ये बस एक पाइप का ही काम करता है, इसमें कोई भी पाचन क्रिया नहीं होता है। देखिए ये ग्रास नली है, ठीक है। माने ग्रास नली ऐसे नहीं होगा। देखिए अगर ग्रास नली ऐसे होता तो भोजन यहाँ पे हम लोग करते ग्रहण, और यहाँ पे आमाशय है। अगर खड़े हैं तो यहाँ पे आमाशय है, ठीक। अगर इस तरीके का ग्रास नली होता तो यहाँ से भोजन खाते, डबाक से गिरता, इसी में आवाज़ करता, अगल बगल के लोग भी सुन लेते कि भोजन खा रहा है। तो ग्रास नली ऐसा नहीं होता है। ग्रास नली वलय तरीके का होता है, उसमें वलय बने होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इस तरीके से होता है ग्रास नली। ये है ग्रास नली, ठीक ना। ये उसमें वलय होता है, ठीक। ये वलय होने के कारण ग्रास नली भोजन को आसानी से धीरे धीरे करके कहाँ पे उतारता है? धीरे धीरे करके आमाशय में उतारता है। तो ग्रास नली का पाचन में कोई काम नहीं है।
ग्रास नली केवल क्या करता है, मुख गुहा से भोजन को आमाशय में पहुंचाने का काम कौन करता है, ग्रास नली। इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है ग्रास नली का, पाचन में कोई योगदान नहीं होता ग्रास नली का, ठीक ना। ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ पे पहुंच जाता है, आमाशय में पहुंच जाता है, ठीक ना। देखिए फिगर देखिए, देखिए नहीं जा रहा हूँ, देखिए ये ग्रास नली था। ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ पे प्रवेश करेगा, आमाशय में। ये पूरा क्या है, आमाशय है, ठीक ना। ये पूरा क्या है, आमाशय है, ठीक। बात करते हैं आमाशय का, आमाशय का काम क्या है, ठीक ना। देखिए आमाशय, आमाशय को ही पेट बोलते हैं, पेट, स्टमक, ठीक है। समझिए आमाशय का, आमाशय जनरली समझिए कि एक गुब्बारा है, रबड़ का गुब्बारा। आमाशय रबड़ का गुब्बारा है, ऐसे सिकुड़ा रहता है, जब उसमें भोजन जाएगा तो वो फैलेगा। तो आमाशय क्या है, एक रबड़ का गुब्बारा है। आमाशय क्या है, एक रबड़ का गुब्बारा है, सिकुड़ा रहता है, जब उसमें भोजन जाएगा तो फैलेगा। इसीलिए जब कभी भी हम लोग दावत वावत में जाते हैं, हम लोग नहीं जनरली कुछ लोग जाते हैं दावत में, तो क्या करते हैं, उतरते ही अपना बेल्ट ढीला करेंगे ताकि आमाशय ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें। तो आमाशय का एक रबड़ का थैला है, उसमें जितना भी ग्रहण करेंगे वो उतना ही फैलता जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसका लिमिट नहीं है, एक लिमिट के बाद ये भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। जैसे गुब्बारा डिस्ट्रॉय हो जाता है एक लिमिट के बाद, तो आमाशय भी एक लिमिट के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसीलिए लिमिट में ही खाया जाता है, ठीक ना। तो आमाशय देखिए, आमाशय जनरली, आमाशय का शेप कैसा होता है, देखिए इस तरीके का है आमाशय। ये है आमाशय, ठीक। ग्रास नली की मदद से भोजन कहाँ पे पहुँचेगा, आमाशय में पहुँचेगा, ठीक ना। आमाशय को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखिए आमाशय को 3 पार्ट में बांटते हैं, ठीक। देखिए आमाशय को 3 पार्ट में, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ठीक है। देखिए ये पहला भाग, पहले भाग को बोलते हैं कार्डियक, पहला भाग बोलते हैं कार्डियक। कार्डियक, ठीक। अब देखिए कार्डियक में क्या होता है, आमाशय को समझिए। आमाशय का सबसे पहला भाग होता है कार्डियक, ठीक ना। देखिए कार्डियक में ही HCl का छिड़काव होता है। कार्डियक में ही जैसे ही भोजन आएगा, इस भोजन पे किसका छिड़काव होगा, कार्डियक में HCl का, ठीक। कार्डियक में ही भोजन पे किसका छिड़काव होता है, HCl का छिड़काव होता है, ठीक ना। तो देखिए कार्डियक क्या है, कार्डियक में ही भोजन पे किसका छिड़काव होता है, HCl का छिड़काव होता है, ठीक ना। HCl का छिड़काव होता है, ठीक। HCl का काम क्या है, HCl का काम क्या है, HCl क्या करता है, जो बचे हुए कीटाणु जो लाइसोजाइम से बच के पेट में एंटर कर जाते हैं, उन कीटाणुओं को बढ़िया से स्वागत करने का काम कौन करेगा, HCl, मतलब उनको नष्ट करेगा, ठीक। दूसरा काम क्या है, ये HCl क्या करता है, उस भोजन को अम्लीय बना देता है। क्या करता है, अम्लीय बना देता है, ताकि एंजाइम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाशील हो सके, ठीक ना। तो HCl क्या करता है कि कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। कभी कभी बहुत लोगों का क्वेश्चन उठता है कि HCl इतना खतरनाक एसिड है, तो ये हमारे पेट को जलाता क्यों नहीं है, ठीक। तो ये हमारा जो आमाशय है, ठीक ना, आमाशय का जो आंतरिक दीवार है, आमाशय या आमाशय की जो आंतरिक दीवारें हैं, आंतरिक दीवारें, इनसे श्लेष्मा निकलता है, श्लेष्मा। आमाशय की जो आंतरिक दीवारें हैं उनसे श्लेष्मा निकलता है, और ये श्लेष्मा ही क्या करता है, HCl के प्रभाव को निरस्त कर देता है। इसीलिए HCl हमारे पेट को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, भोजन में जो कीटाणु आए थे उनको कौन मार दिया, HCl। अब इसके बाद भोजन कहाँ पे जाएगा, भोजन आगे बढ़ेगा फंडिक में। दूसरा पार्ट ये है, दूसरा पार्ट इसको बोलते हैं फंडिक, दूसरा पार्ट को बोलते हैं फंडिक, ठीक ना। अब देखिए फंडिक का काम क्या है, भोजन को रोक कर रखना ही
काम क्या कहलाता है? फंडिक का। फंडिक ही भोजन को रोक के रखता है। अगर भोजन को रोके नहीं तो तुरंत खाएं, तुरंत भूख लगेगा, फिर तुरंत खाएं, फिर भूख लगेगा, तो उस भोजन को रोक के रखने का काम कौन करेगा? फंडिक करेगा। फंडिक में कोई रस नहीं निकलता है। फंडिक भोजन को जनरली क्या करता है? बस रोक के रखता है। फंडिक में ये उंगली जैसी कुछ संरचनाएं पाई जाती है जिनको बोलते हैं रूजी। क्या बोलते हैं? रूजी। रूजी ही भोजन को रोक के रखेगा। कोई भोजन जाएगा तो उसको रोकेगा, रुक 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 रुक। कौन रोकता है? रूजी। और कभी कभी जब भोजन हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं तो ये रूजी क्या होते हैं? अपने स्थान पे खड़े हो जाते हैं। जब स्थान पे खड़े हो जाएंगे और पेट जब भोजन नहीं करेंगे तो सिकुड़ेगा, तो ये रूजी चुभने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं पेट में चुभन हो रहा है, ठीक ना, चूहे कूद रहे हैं पेट में, वो रूजी के वैसे ही कूदते हैं। ठीक। अब देखिए फंडिक के बाद अब भोजन कहाँ पे पहुँचेगा? तीसरे चरण में, पेट के तीसरे चरण में। इसको बोलते हैं पाइलोरिक। तीसरा को बोलते हैं पाइलोरिक। यहाँ पे देखिए पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है। पाइलोरिक के दीवारों में जठर ग्रंथि पाइलोरिक में ही कौन सा पाया जाएगा? जठर ग्रंथि पाया जाएगा। जठर ग्रंथि। देखिए जठर ग्रंथि से ही जठर रस निकलता है। जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथि से ही जठर रस निकलता है। इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, ठीक ना। देखिए बहुत सारे ऐसे मनुष्य होते हैं जिसमें ये जठर ग्रंथि काम नहीं करता है। जब जठर ग्रंथि काम नहीं करेगा तो उस बीमारी को गैस्ट्रिक की बीमारी करते हैं, ठीक ना। तो अभी जठर रस से दो तरीके के एंजाइम निकलते हैं, ठीक ना। जठर रस से एक निकलता है रेनिन और दूसरा निकलता है पेप्सिन। जठर ग्रंथि से दो तरीके के एंजाइम निकलते हैं, एक रेनिन और दूसरा पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? देखिए रेनिन जो है दूध को पचाता है। रेनिन दूध को पचाता है, ठीक। रेनिन दूध को कैसे पचाता है? देखिए रेनिन दूध में होता है केसिन प्रोटीन, और रेनिन केसिन प्रोटीन से क्रिया करके कैल्शियम पैराकैसिनोट बना देता है, और कैल्शियम पैराकैसिनोट केसिन की अपेक्षा बहुत जल्दी ही पच जाता है। तो दूध को कौन पचाता है? रेनिन। इसीलिए कभी जिसमें गैस्ट्रिक की बीमारी होती है उसको डॉक्टर मना करता है कि आप दूध मत पीजिए, आप दही खाइए। दही में केसिन प्रोटीन नहीं पाया जाता है और दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो दूध को पचाने का काम कौन करता है? रेनिन। कहाँ पे निकलता है? पाइलोरिक में। और पाइलोरिक में किसके द्वारा निकलता है? जठर ग्रंथि के द्वारा निकलता है, ठीक ना। पेप्सिन का काम क्या है? देखिए पेप्सिन अगर मनुष्य के शरीर में कोई ऐसा चीज़ है जो बहुत मुश्किल से पचता है तो वो है प्रोटीन, ठीक ना। तो पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पचाने में सहायक है। प्रोटीन को ये पेप्टोन्स में चेंज कर देता है। प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज कर देगा, ठीक ना। कौन? पेप्सिन प्रोटीन को किस में चेंज कर देगा? पेप्टोन्स में चेंज कर देगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए भोजन कहाँ पे था? भोजन आहार नाल के माध्यम से कहाँ पे प्रवेश किया था? आमाशय में। आमाशय की फर्स्ट पार्ट क्या था? कार्डियक में क्या हुआ था? HCl का छिड़काव हुआ था भोजन पे। HCl का क्या था? उस भोजन में जो भी कीटाणु हैं उन कीटाणुओं को मारने का काम HCl का था। उसके बाद भोजन कहाँ पे पहुँचा है? सेकेंड पार्ट में फंडिक उसमें रूजी पाया जाता है। रूजी भोजन को रोक के रखता है, जनरली 4 से 5 घंटे तक रोक के रख सकता है रूजी, ठीक। रूजी फंडिक के बाद भोजन कहाँ पे प्रवेश करेगा? पाइलोरिक में। पाइलोरिक में ही जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर रस में दो तरीके के एंजाइम, एक रेनिन और दूसरा पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? दूध को पचाता है, और पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है, ठीक। अब जो भोजन है वो भोजन का आधा पाचन हो चुका है। अब आधा पाचन होने के बाद भोजन कहाँ पे पहुँचेगा? छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन पहुँचेगा। ये है छोटी आंत, इसे जो मुचुर है एकदम, इसको छोटी आंत बोलते हैं, ठीक। इसीलिए कहते हैं ये देखो एकदम मुड़ा हुआ है तो छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा है, और ये बड़ी आंत छोटा सा है तो बड़ी आंत की लंबाई कम होती है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि छोटी आंत की लंबाई छोटा होना चाहिए, बड़ी आंत की लंबाई बड़ी होनी चाहिए। तो फिगर देख लो कि छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है और बड़ी आंत की लंबाई छोटी होती है, ठीक ना। अब भोजन कहाँ पे पहुँचेगा? छोटी आंत में, ठीक। भोजन पहुँचता है छोटी आंत में।
छोटी आंत, छोटी आंत को ही बोलते हैं क्षुद्रांश। ठीक, क्षुद्रांश बोलते हैं छोटी आंत को। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन, पूर्ण पाचन और अवशोषण, भोजन को पूर्ण रूप से पचाना और भोजन को पूर्ण रूप से पचाने का और अवशोषण का काम छोटी आंत में ही पूरा होता है। ठीक ना, छोटी आंत जनरली भोजन ग्रहण करने के आधार पर डिपेंड करता है कि कितना छोटा होगा कितना बड़ा होगा। ठीक ना, छोटी आंत की लंबाई अलग अलग सजीव में अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लीजिए एक सजीव है शाकाहारी और एक सजीव है मांसाहारी। ठीक, तो देखिए शाकाहारी सजीव जो है वो घास फूस खाएगा, मतलब सब्जी उब्जी खाएगा, और मांसाहारी जो सजीव है वो मांस खाएगा। देखिए मांस जनरली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट को पचाना आसान है, जबकि शाकाहारी जो होता है उसमें सेल्यूलोज भी हो सकता है जो घास फूस से आता है, जिसे हम लोग साग वाग खाएं। तो ये शाकाहारी भोजन को पचाना थोड़ा जटिल है, जबकि मांसाहारी भोजन को पचाना आसान है, क्योंकि मांसाहारी भोजन में क्या पाया जाता है, मांसाहारी भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। देखिए मांसाहारी भोजन में हम मांस की बात कर रहे हैं, मछली की नहीं। ठीक ना, मछली की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि मछली जो है प्रोटीन है और प्रोटीन को पचाना बहुत ही जटिल है। तो मांस में केवल कार्बोहाइड्रेट और मछली में प्रोटीन, तो मांस को पचाना आसान है, मछली को पचाना जटिल है और शाकाहारी भोजन को भी पचाना जटिल है। तो देखिए, तो यहाँ पे देखें, तो जब शाकाहारी भोजन को पचाना जटिल है तो भोजन को ज़्यादा फैलाना पड़ेगा, और ज़्यादा फैलाने के लिए छोटी आंत की लंबाई भी बढ़ानी पड़ेगी। तो शाकाहारी जानवरों में जो छोटी आंत होती है वो लंबी होती है, अपेक्षाकृत मांसाहारी जानवरों में छोटी आंत की लंबाई जो होती है छोटी होती है। ठीक, ये छोटी आंत किस पे डिपेंड करता है, ग्रहण करने वाले भोजन पे कि उसको पचाना कैसे है। ठीक ना, अब देखते हैं छोटी आंत की। छोटी आंत देखिए, ये है छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। पहले पार्ट को बोलते हैं पक्वाशय। पहला पार्ट जो है छोटी आंत का उसको बोलते हैं पक्वाशय। ठीक, यहाँ पे देखिए पक्वाशय में होता क्या, ये जो छोटी आंत में भोजन जो है कहाँ से निकल के आया होगा, पेट से निकल के आया होगा, आमाशय से। ठीक है, वो छोटी आंत में पेट से निकल के भोजन आएगा। ठीक ना, देखिए अब जब पेट से निकल के भोजन आएगा तो भोजन कैसा है, अम्लीय है। पेट से जो भोजन निकल के आएगा अम्लीय है। और जो अग्नाशय यहाँ पे होता है, अग्नाशय पैंक्रियाज, फिगर कहाँ गया, दो आ गया, तुम जाओ इधर। देखो आमाशय से भोजन निकल के किस में प्रवेश करेगा, छोटी आंत में। आमाशय से निकल के छोटी आंत में। और ये जो आमाशय के नीचे जो है, आमाशय के नीचे, इसको बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं, इसको अग्नाशय बोलते हैं। ठीक ना, अब अग्नाशय जो है, अग्नाशय ये छोटी आंत से ही जुड़ा रहता है, आमाशय से नहीं जुड़ा रहता है। अग्नाशय छोटी आंत से जुड़ा रहता है। देखो अग्नाशय यहाँ पे रहता है। ठीक, और ये छोटी आंत से जुड़ा रहता है, आमाशय से नहीं जुड़ा रहता है। और अग्नाशय के अलावा देखो ये जो लीवर है, लीवर के नीचे रखा जुड़ा होता है ये पित्ताशय, और पित्ताशय भी छोटी आंत से ही जुड़ा रहता है, आमाशय से नहीं जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा लीवर, और लीवर का जो होता है यहाँ पे पित्ताशय होता है। ठीक ना, तो देखिए छोटी आंत में देखिए पित्ताशय। अब यहाँ पे देखिए
पित्त रस जो बनता है, पित्त रस बनता है किसमें? लीवर में। पित्त रस किसमें बनेगा? लीवर में। लेकिन लीवर को क्या पता है कि कोई मनुष्य कब भोजन ग्रहण कर रहा है? जैसे मान लीजिए पित्त रस का जरूरत कब है? जब मनुष्य भोजन ग्रहण करेगा, जब मनुष्य भोजन खाएगा तभी पित्त रस का जरूरत है। और लीवर में जो पित्त रस होता है वो एनी टाइम बनता रहता है। तो लीवर को ये थोड़ी ना पता है कि ये मनुष्य भोजन कब ग्रहण करेगा, कब पित्त रस को स्राव करना है, कब पित्त रस को छिड़कना है। ये सारी जानकारी किसको रहती है? ये जो होता है पित्ताशय को होता है, ठीक ना। तो लीवर जो होता है पित्त रस को बना के किस में इकट्ठा करेगा? पित्ताशय में इकट्ठा करेगा। और पित्ताशय को बखूबी मालूम है कि ये मनुष्य है ये भोजन कब ग्रहण करेगा और हमें इस पे जो पित्त का छिड़काव कब करना है, ये किसको पता रहता है? ये गाल ब्लैडर को यानी कि पित्ताशय को पता रहेगा। तो लीवर अपना पित्त बना के किस में इकट्ठा करेगा? पित्ताशय में इकट्ठा करेगा। अब यहाँ पे देखिए पित्ताशय, पित्ताशय से क्या निकलता है? पित्त रस। पित्ताशय से पित्त रस, ठीक ना। पित्ताशय से निकलेगा पित्त रस निकलेगा, ठीक है। देखिए पित्ताशय से क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है। पित्त रस का काम क्या है? जैसे मान लीजिए भोजन पेट से निकल रहा है तो ये अभी भोजन कैसा है? अम्लीय है। अगर भोजन अम्लीय है तो ये जो पैनक्रियाज से जो एंजाइम निकलते हैं अम्लीय भोजन पे कम सक्रिय होते हैं। तो भोजन को क्षारीय बनाना है, तो भोजन को क्षारीय बनाने का काम कौन करेगा? ये पित्ताशय से जो पित्त रस निकलेगा, ये पित्त रस ही उस भोजन को क्या करेगा? क्षारीय बनाएगा, ठीक ना। तो पित्त रस का काम क्या है? भोजन को क्षारीय बनाना, भोजन को क्षारीय बनाना। भोजन को क्षारीय बनाने का काम कौन करेगा? पित्त रस का काम करेगा। अब देखिए पित्त रस का काम भोजन को क्षारीय बनाना है, लेकिन अभी पित्त रस का काम एक और है। जैसे मान लीजिए कि जब यहाँ पे जो वसा होती है, वसा यानी कि चर्बी, जब चर्बी यहाँ पे मौजूद होती है, यहाँ पे जब चर्बी मौजूद होगा तो चर्बी बड़े बड़े फॉर्म में होगा और बड़े बड़े फॉर्म में चर्बी को पचाना बहुत ही मुश्किल है। जब चर्बी बड़े बड़े फॉर्म में होगा तो पित्त रस क्या करता है? इस चर्बी को तोड़ देता है। क्या करेगा? तोड़ देगा। पित्त रस क्या करेगा? वसा यानी कि वसा को तोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। पित्त रस क्या करेगा? वसा को तोड़ने का काम करेगा। इस तोड़ने के प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन इसी को बोलेंगे इमल्सीकरण। इमल्सीकरण बोलते हैं, ठीक ना। तो जब यहाँ पे क्या हुआ? वसा छोटे छोटे फॉर्म में टूट गया, ठीक है। वसा जब छोटे छोटे फॉर्म में टूटेगा तभी जाके एंजाइम उससे ज़्यादा तेजी से क्या करेगा? ज़्यादा तेजी से क्रिया करेगा, ठीक ना। तो पित्ताशय का जो पित्त रस था, इसका काम क्या था? भोजन को क्षारीय बनाना। और क्षारीय भोजन के अलावा काम क्या था? जो चर्बी जो है, चर्बी का इमल्सिफिकेशन, इमल्सीकरण करना, छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ना काम किसका था? ये पित्त रस का काम था, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो है अग्नाशय, पैनक्रियाज से 3 तरीके के रस निकलते हैं। देखिए अग्नाशय से 3 तरीके के एंजाइम निकलते हैं। पहला हो जाएगा लाइपेज। देखिए लाइपेज का काम क्या है? जो पित्ताशय जो था, जो वसा का इमल्सिफिकेशन किया है, मतलब बड़े वसा से छोटे वसा में तोड़ दिया है, कौन? पित्त रस जो था। तो उस वसा को पचाने का काम कौन करेगा? लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज जो है वसा को ग्लिसरॉल। लाइपेज जो है वसा को ग्लिसरॉल, लाइपेज जो है वसा को ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में तोड़ देता है। ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में तोड़ देगा कौन? लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में तोड़ देगा। अब जब ये ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में टूट गया तो समझ लिए कि वसा का पाचन हो गया। वसा यहाँ पे पूर्ण रूप से पच चुका है जब ये ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में टूट गया, ठीक ना। इसके अलावा एक और एंजाइम निकलता है, उसको बोलते हैं एमाइलेज।
एमाइलेज का काम क्या है? देखिए एमाइलेज पहले देखिए जो स्टार्टिंग में ही बताए थे, मंड को शर्करा में परिवर्तित करने का काम किसका था? डाइस्टेज और डाइस्टेज का काम था, ठीक ना, टाइलिन और डाइस्टेज का काम था। लेकिन जो कुछ भी थोड़ा बहुत अगर मंड बच गया है तो यहाँ पे मंड को ये एमाइलेज जो है ये मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देगा, मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देगा कौन? एमाइलेज। तो यहाँ पे मंड का भी पूर्ण रूप से पाचन हो गया, वसा का भी पूर्ण रूप से पाचन हो गया। अभी आगे बताएंगे, अभी पाचन थोड़ा बहुत अपूर्ण है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए एक और एंजाइम निकलता है जिसको बोलते हैं ट्रिप्सिन। क्या बोलते हैं? ट्रिप्सिन, ठीक। ट्रिप्सिन का काम क्या है? देखिए अभी जब हम बताए थे जठर ग्रंथि से जो जठर रस निकलता था, उस जठर रस में पेप्सिन होता था। पेप्सिन क्या करता था? प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज कर देता था। प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन चेंज करता था? पेप्सिन। और यहाँ पे जो अग्नाशय से निकल रहा है ट्रिप्सिन, वो उस पेप्टोन्स को पेप्टाइड में चेंज कर देता है। पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में चेंज कर दिया कौन? ट्रिप्सिन, ठीक ना। तो अग्नाशय से 3 तरीके के रस निकलते हैं। लाइपेज का काम क्या है? वसा को ग्लिसरॉल और वसी अम्ल में तोड़ देना। और ये वसा को छोटे फॉर्म में तोड़ने का प्रोसेस क्या होगा? इमल्सीकरण किसके द्वारा हुआ है? पित्त रस के द्वारा हुआ है। एमाइलेज का काम क्या है? जो थोड़ा बहुत अगर मंड बच गया है तो उस मंड को शर्करा में चेंज करने का काम एमाइलेज का था। ट्रिप्सिन क्या है? जब प्रोटीन को पेप्सिन जो है पेप्टोन्स में चेंज कर दिया है तो उस पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में चेंज कर देता है कौन? ट्रिप्सिन चेंज कर देता है, ठीक है। अब देखते हैं कि पहला पार्ट किसका था। इतना काम होता है छोटी आंत के पहले पक्वाशय में इतना काम होता है। पक्वाशय में क्या काम हुआ है? पित्त रस से पित्त का स्राव हुआ है। पित्त क्या किया है? भोजन को क्षारीय बनाया है और ये वसा का इमल्सीकरण कर दिया है। और वहीं पे अग्नाशय है। अग्नाशय का क्या है? अग्नाशयी रस निकाला है। अग्नाशयी रस में 3 तरीके के रस, कौन कौन से रस? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज का किया है? वसा का वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया है। एमाइलेज क्या? मंड को शर्करा में चेंज कर दिया है। और ये जो ट्रिप्सिन जो था ये पेप्टोन्स को पेप्टाइड में चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है पहले पार्ट में पक्वाशय में, ठीक ना। पक्वाशय के बाद अगर बोला जाए कि ये छोटी आंत का दूसरा पार्ट होता है जेजुनम। जेजुनम में पाचन का कोई काम नहीं होता है। जेजुनम जनरली करता क्या है? भोजन को फैला देने का काम बस करता है जेजुनम। इसमें भोजन क्या करता है? फैल जाता है बस, और कुछ काम नहीं है जेजुनम का, ठीक ना। अब छोटी आंत का जो तीसरा पार्ट हो जाता है इलियम। तीसरा पार्ट होता है इलियम, ठीक ना। इलियम क्या करता है? देखिए इलियम में क्या होता है? इलियम में यहाँ पे कई ग्रंथि पाई जाती है। इलियम में कई तरीके की ग्रंथि पाई जाती है। कई तरीके की ग्रंथि पाई जाती है। उनको संपूर्ण रूप से एक नाम दिया जाए तो उनको सक्कस इंट्रीगस बोला जाता है। सक्कस इंट्रीगस बोला जाता है उसको। सक्कस इंट्रीगस बोला जाता है। जो यहाँ से जो सारी ग्रंथियाँ हैं उन ग्रंथि को अगर एक नाम दिया जाए तो उन सारी ग्रंथि को सक्कस इंट्रीगस बोला जाता है, ठीक ना। आगे देखना है कि सक्कस इंट्रीगस का काम क्या है, ठीक ना। सक्कस इंट्रीगस से कई तरीके की एंजाइम निकलती हैं। सक्कस इंट्रीगस से कई तरीके की एंजाइम निकलती है जो हर प्रकार के भोजन को पचाने में सहायक होती है। देखते हैं सक्कस इंट्रीगस से कई प्रकार के रस निकलते हैं। जैसे मान लीजिए पहला रस निकलता है इरेप्सिन क्या हुआ? अभी प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज किया गया है पेप्सिन के द्वारा। पेप्टोन्स को पेप्टाइड में चेंज किया गया है ट्रिप्सिन के द्वारा। अभी इरेप्सिन जो है ये पेप्टाइड को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। पेप्टाइड को एमिनो एसिड में चेंज कर देगा। और यही एमिनो एसिड तो जरूरी है ऊर्जा बनाने के लिए, तो पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में चेंज कर देगा कौन? इरेप्सिन। इसके अलावा यहाँ पे सुक्रोज निकलता है। सुक्रोज को पचाने के लिए सुक्रेज निकलता है। सुक्रेज किसको पचाएगा? सुक्रोज को पचाएगा, ठीक। लैक्टोज को पचाने के लिए लैक्टेज निकलता है। लैक्टोज को पचाने के लिए, ठीक।
अगला देखिए, माल्टोज को पचाने के लिए माल्टेज निकलता है, माल्टोज को पचाने के लिए माल्टेज निकलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हर तरीके का भोजन पच जाता है। उसमें जो छोटी आंत के जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है इलियम, इलियम में हर तरीके का भोजन, इलियम में हर तरीके का भोजन पच जाता है। पेप्टोन्स का पूर्ण पाचन इरेप्सिन के द्वारा होता है, सुक्रोज को सुक्रेज के द्वारा पचा दिया जाता है, लैक्टोज को लैक्टेज के द्वारा पचा दिया जाता है, माल्टोज को माल्टेज के द्वारा पचा दिया जाता है, ठीक ना। तो ये हर तरीके का भोजन किस में पच जाता है, इरेप्सिन में पच जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। यहाँ से पूर्ण पाचक रस कसरा होता है जो पूर्ण रूप से पूरे भोजन को पचा देता है। कहाँ पे, इलियम में। इसके बाद भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो बचते नहीं हैं, तो अपशिष्ट पदार्थ का क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो फिगर था यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखो इसको, ठीक ना। देखो तो यहाँ पे सक्कस इंटीग्रस से कई तरीके के एंजाइम निकले हैं जो सारे भोजन को पचा दिया गया है, ठीक ना। अब यहीं पे कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, कुछ संरचनाएं यहाँ पे उंगली जैसे कुछ प्रवर्ध पाए जाते हैं, उंगली जैसे ये कुछ प्रवर्ध पाए जाएंगे, प्रवर्ध। इनको बोले जाता है विलाई। क्या बोला जाता है, विलाई। विलाई नहीं, विलाई, विलाई। और ये विलाई ही क्या करते हैं, उस सारे जो भोजन पच चुका है उस सारे पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेते हैं। कौन, विलाई। विलाई क्या करते हैं, सारे पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेंगे। उंगली जैसे है तो सरफेस एरिया भी बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं और भोजन का क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। कौन, विलाई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा भोजन पच गया है, उसका अवशोषण भी हो गया। कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो यहाँ से छोटी आंत से निकल के किस में चला जाता है, बड़ी आंत में। कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो है जो पच नहीं पाते हैं वो छोटी आंत से कहाँ चले जाएंगे, बड़ी आंत में, ठीक ना। तो अब बड़ी आंत का काम देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए बड़ी आंत, ठीक। ये है बड़ी आंत, ठीक ना। देखिए बड़ी आंत है, बड़ी आंत, बड़ी आंत। देखिए बड़ी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में जो भोजन पच गया है और उसके अलावा जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कहाँ पे आ जाएंगे, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के इस वाले पार्ट को बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं, सीकम में आ जाता है, सीकम, ठीक है ना। ये छोटा सा जो पूंछ जैसा निकला है इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारे शरीर का अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग मतलब उसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। जनरली ये जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनमें सेलुलोज को पचाने का काम कौन करता है, अपेंडिक्स। कभी कभी जो अपशिष्ट पदार्थ आता है उसमें से कुछ अपशिष्ट पदार्थ अपेंडिक्स में फंस जाता है, तो जब फंस जाता है तो उसमें से निकालना मुश्किल है, तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके इसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि अवशेषी अंग है, इसका कोई काम ही नहीं है। तो ये अपशिष्ट पदार्थ जो था किस में पहुंचेगा, सीकम में पहुंचेगा। सीकम के बाद असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम, और रेक्टम के बाद आता है एनस। एनस यानी कि बोलते हैं गुदा द्वार, और यहाँ से गुदा द्वार के द्वारा उसको त्याग दिया जाता है बाहर। गुदा द्वार से अपशिष्ट पदार्थ कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक ना। तो अब ये बड़ी आंत में हुआ क्या है, बड़ी आंत में कई काम होते हैं। जैसे देखिए बड़ी आंत में जो अपशिष्ट पदार्थ है उनसे जल अवशोषण हो जाता है। कहाँ पे, जल अवशोषण कहाँ पे हो जाएगा, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जल का अवशोषण हो जाएगा अपशिष्ट पदार्थ से। जल अवशोषण के अलावा और क्या होगा, वो जो अपशिष्ट पदार्थ है उसमें म्यूकस मिला दिया जाएगा। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो पोटा है नाक का उसी को बोलते हैं म्यूकस, ठीक ना। तो म्यूकस का काम क्या है, कभी कभी मल पड़ता है तो म्यूकस ही निकलने लगता है, अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकलेगा, म्यूकस निकलने लगता है, ठीक ना। तो म्यूकस का क्या काम क्या है, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको चिपचिपा बना देना ताकि हमें मल परित्यागने में आसानी हो, ठीक ना। तो म्यूकस मिला देता है। उसके अलावा बिलुरुबिन मिला देता है, बिलुरुबिन मिला देता है, ठीक ना। ये बिलुरुबिन क्या करता है, बिलुरुबिन जो है मल के रंग को पीला करने का काम कौन करता है, बिलुरुबिन, ठीक ना। तो यहाँ पे जल अवशोषण होता है, म्यूकस मिला दिया जाता है, बिलुरुबिन मिला दिया जाता है। उसके बाद ये रेक्टम के बाद गुदा द्वार, और गुदा द्वार के बाद उसका त्याग दिया जाता है। तो सारा प्रोसेस हम लोगों ने समझ लिया। मुख गुहा से स्टार्ट हुआ, मुख गुहा में क्या हुआ, मुख गुहा में उसको चिपचिपा बना के आहार नाल के द्वारा आमाशय में लाया गया। देखिए आहार नाल जैसे मुख गुहा, आहार नाल मुख गुहा से स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे भोजन आगे बढ़ता है उस भोजन के आगे बढ़ने के प्रोसेस को बोलते हैं क्रमानुकुंचन।
क्रमानुकुचन। भोजन को आहार नाल में आगे बढ़ने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रमानुकुचन। आमाशय में थोड़ा बहुत पाचन हुआ है, पूर्ण पाचन छोटी आंत में हुआ है, छोटी आंत में अवशोषण भी हो गया है, उसके बाद कहाँ पे पहुँचा है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जल का अवशोषण हुआ है, म्यूकस मिलाया गया है, बिलिरुबिन मिलाया गया, उसके बाद अपशिष्ट पदार्थ को त्याग दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो पाचन तंत्र था खत्म हो गया। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे श्वसन, ठीक ना। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।